हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिनको फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। इसमें हमने दो कैटेगरीज पढ़ी, ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रमोटर्स जो कि हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, इन तीनों के फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। अगर हम ओवरऑल ध्यान रखना चाहें तो ऑक्सिन को आपको याद रखना है एपाइकल डोमिनेंस के लिए, पार्थेनोकार्पी के लिए, रूट्स बनवाने के लिए, कहीं भी अगर टिश्यू कल्चर में रूट्स बनवानी है ना, या फिर एब्सिजन पे भी हमने ऑक्सिन का इफेक्ट देखा। तो ओवरऑल ये एक प्रमोटरी हार्मोन है, नो डाउट। जिब्रेलिन, जी फॉर जिराफ, मैंने आपको बताया था इलोंगेटेड, जहाँ भी इलोंगेशंस आ रहे हैं वहाँ पर जिब्रेलिन का इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे वो शुगर केन की लेंथ बढ़ानी हो या बैम्बू की लेंथ बढ़ानी हो, ग्रेप स्टॉक्स का अमाउंट बढ़ाना हो, या फिर जी फॉर जिब्रेलिन एंड जी फॉर जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन में भी जिब्रेलिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये सीड को जगाता है एक तरह से, गुड मॉर्निंग, तो सीड को जगाने का काम करता है। जबकि सीड को सुलाता कौन है, डोरमेंसी में कौन ले जाता है, एबीए, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, जिब्रेलिन में हमने एक बोल्टिंग इफेक्ट भी पढ़ा था, इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग, ये भी जिब्रेलिन का ही फंक्शन है। यू हैव टू रिमेंबर, काफ़ी पूछा जाता है। ओके और एक मैंने आपको जिब्रेलिन का जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स पे इफेक्ट बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, अगर एक कॉनिफर जुवेनाइल स्टेज में है और आप उसको जल्दी एडल्ट स्टेज में ले जाना चाहते हैं, तो टू हेसन द मेच्योरिटी वी यूज़ जिब्रेलिन स्प्रे। एंड इसी तरह एंजियोस्पर्म्स में अगर हम फ्रूट्स की राइपनिंग को डिले करना चाहते हैं, यानी फ्रूट को कच्चे स्टेज में ही लॉन्ग टाइम तक रखना चाहते हैं टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, तो फिर हम जिब्रेलिन का स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जिब्रेलिन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। एंड साइटोकाइनिन बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है एनसीईआरटी में कि साइटोकाइनिन मेनली साइटोकाइनेसिस से रिलेटेड हार्मोन है। तो जहाँ भी प्लांट्स में एक्टिव सेल डिवीजन होता है, अपाइकल मेरिस्टम, यंग फ्रूट्स में, यंग बड्स में, वहाँ पर आपको साइटोकाइनिन मिलेगा। इसके मेन फंक्शंस में हमने पढ़ा, प्लांट में न्यू लीव्स को बनवाना, उसमें क्लोरोप्लास्ट को बनवाना, लीव्स के सेनेसेंस को डिले करना बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, है ना। प्लस ऑक्सिन के कुछ ऑपोजिट इफेक्ट, जैसे ऑक्सिन जो है वो अपाइकल डोमिनेंस करता है, जबकि साइटोकाइनिन ओवरकम करता है अपाइकल डोमिनेंस को बाय ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, है ना। हमने पढ़ा था लैटरल जो ब्रांचिंग होगी उसमें साइटोकाइनिन हेल्प करेगा। प्लस ऑक्सिन जैसे रूट्स बनवाता है वैसे साइटोकाइनिन शूट बनवाता है। ठीक है, तो ये फंक्शंस हमने साइटोकाइनिन के पढ़े थे। जिस तरह मैंने आपको क्विकली रिवाइज करवाए हैं वैसे ही आपके दिमाग में भी बिल्कुल इसी तरह प्लांट हार्मोन्स एकदम फिट होने चाहिए। इन पे, इनके फंक्शंस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। और जिन चीज़ों पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है ना बच्चों, उनको ऑप्शन में मत छोड़ा करो, वो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे, शुरू में फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो नया नया लगता है, फिर 1-2 बार रिवाइज करते हैं, टेस्ट देते हैं, फिर से पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें यूज टू हो जाती है। अब आप पढ़ोगे ही नहीं, आलस करोगे कि कौन उठाए प्लांट हार्मोन्स, कौन पढ़े, तो फिर नीट में भी सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक है, चलिए तो आते हैं नेक्स्ट हार्मोन पर। अब हम ग्रोथ इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमको 2 हार्मोन्स पढ़ने हैं, एक तो इथाइलिन और एक एबीए यानी कि एब्सिसिक एसिड। इसमें से इथाइलिन के बारे में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो इथाइलिन है, पहली बात तो इट इज़ द ओनली गैसियस हार्मोन। ठीक है, जितने भी 5 प्लांट हार्मोन्स हैं उनमें से ये अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैसियस स्टेज में होता है। एंड दूसरा, वैसे तो जो इथाइलिन है वो क्या है, वो एक ग्रोथ इनहिबिटर है, बट इसको क्या माना गया है, इसको डुअल नेचर का हार्मोन माना गया है, क्योंकि कुछ इसके प्रमोटरी फंक्शंस भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इथाइलिन इज अ सिंपल गैसियस पीजीआर। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस। देखो, है तो ये इनहिबिटर, तो जो टिश्यूज सेनेसेंस में जा रहे हैं वहां आपको मिलेगा ये। एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए एकदम बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लो इस फंक्शन को कि फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल से डिस्कवरी पढ़ाते वक्त बताया था हार्मोन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, कि एच कजिन्स ने देखा कि जब उन्होंने अनराइपेंड बनानास के साथ राइपेंड ऑरेंजेस को रख दिया तो वो जल्दी राइपन हो गए, बनानास की जल्दी पक गए, क्योंकि राइपेंड ऑरेंजेस से गैस रिलीज हो रही है, वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हो रहा है। बाद में पता चला कि ये वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या है, इथाइलिन। तो इथाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जहाँ भी एग्रीकल्चर में फ्रूट्स की डिमांड ज़्यादा है, फ्रूट्स को जल्दी पकाना है, तो इथाइलिन जो है ना वो मार्केट में एथीफॉन की फॉर्म में मिलता है, क्योंकि वैसे तो ये गैस है तो इसको एज अ गैस तो सप्लाई कर नहीं सकते, तो इसको एक एक्वा सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लिया जाता है, एथीफॉन। अभी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, और वो फार्मर्स यूज़ करते हैं, तो फ्रूट्स की राइपनिंग जल्दी हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट्स इंक्लूड, अब प्लांट्स पे इसके क्या क्या इफेक्ट हैं, उसमें से फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर आपको बच्चों एक एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं लिखा, बट ये वाला जो पूरा पॉइंट है ना, इसको मैं हाईलाइट करके लिख रही हूँ। इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल रिस्पॉन्स, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग,
स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस एंड अपाइकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। ये तीनों फंक्शंस को मिलाकर लिख लो। ये फर्स्ट फंक्शन इथाइलिन का जो आपके बुक में दे रखा है, दिस इज कॉल्ड, या ऐसा करो आप फर्स्ट फंक्शन ना इसको लिखो क्योंकि ये इनहिबिटर है ना सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन तो आप ये वाला लिखो, फर्स्ट एजिंग एंड सेनेसेंस, एजिंग एंड सेनेसेंस, जस्ट अ मिनट, एजिंग एंड सेनेसेंस। ठीक है, किसी भी टिश्यू की अगर एजिंग करवानी है तो उसमें ABA भी रिस्पॉन्सिबल है और इथाइलिन भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दूसरा फंक्शन इसका आपको ध्यान रखना है ट्रिपल रिस्पॉन्स। ये एक ट्रिपल रिस्पॉन्स कॉज करता है, किसमें, सब में नहीं, डाइकॉट सीडलिंग्स में। डाइकॉट सीडलिंग्स में क्या होता है, आप देखो जो हमने इस चैप्टर के शुरू में एक डायग्राम देखा था ना सीड जर्मिनेशन का, एक बार उस डायग्राम पे जाओ। उस डायग्राम में आप देखो ऊपर की तरफ एक हुक बन रहा होगा, अब जो एपिकोटाइल वाला पार्ट है वहाँ से। तो ये हार्मोन क्या करता है बच्चों, ये हार्मोन जैसे ही डाइकॉट सीड से सीडलिंग निकलता है, सीडलिंग मतलब छोटा सा पौधा, तो पहले उसकी एकदम से उसको सीधा ग्रो नहीं करवाता। आप सोचो ना, अगर एकदम से छोटा सा पौधा सीधा ग्रो कर जाएगा तो कोई भी विंड या एनिमल वगैरह कोई भी उसको इजीली डैमेज कर सकता है। तो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, पहले सीडलिंग की थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है। ठीक है, आप इसको इस तरह मान सकते हैं कि जैसे मान लो सीड से ये प्रिम्यूल जर्मिनेट हुआ तो थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाएगा, एंड साथ साथ में स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस। यहाँ पे एक्सेस से मतलब है हाइपोकोटाइल रीजन से, जो इसका हाइपोकोटाइल या एपिकोटाइल वाला रीजन होता है ना, उस वाले पार्ट को थोड़ा सा ये फुलाकर मोटा कर देता है। ठीक है, एंड अपाइकल हुक फॉर्मेशन, और बाद में जो हुक बनेगा उसमें ऐसे उसको अपाइकली मोड़ देता है। तो इस तरह की ग्रोथ से क्या होता है, थोड़ा सा वो जो सीडलिंग है उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनसे। तो इसको कहते हैं इथाइलिन का ट्रिपल रिस्पॉन्स, एकदम अलग तरह का रिस्पॉन्स है, किसी दूसरे हार्मोन के साथ मिक्स नहीं होगा ये। ठीक है, तो तीन रिस्पॉन्सेस क्या हैं, पहले तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, देन एक्सेस स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस, एक्सेस का मतलब हाइपोकोटाइल को थोड़ा स्वॉलन करवा देता है, एंड फाइनली अपाइकल हुक फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको इसका सेकंड फंक्शन याद रखना है। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन में आप इसका याद रखेंगे फ्रूट राइपनिंग। इसको अच्छे से समझाया है यहाँ पे कैसे ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्पफुल है। इट इज़ हाईली इफेक्टिव इन द फ्रूट राइपनिंग, इट एनहांसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, एंड दिस राइज, बहुत क्वेश्चन आता है, दिस राइज इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, या इसका एक और नाम लिख लेना आप लोग, इसको क्लाइमैक्टिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्लाइमैक्टिक या क्लाइमैक्टेरिक, क्लाइमैक्टिक या क्लाइमैक्टेरिक एक ही बात है, क्लाइमैक्टेरिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ये क्लाइमेट नहीं है, ये क्लाइमैक्टिक है। क्लाइमैक्टिक रेस्पिरेशन का मतलब है एनहांस्ड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ये देखो लिखा है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देता है। सोचो क्यों भाई, जब फ्रूट्स की राइपनिंग होती है तो आपने देखा है जो कच्चा फ्रूट होता है, कुछ भी देख लो आप, टमाटो देख लो, बनाना देख लो, जब फ्रूट कच्चे स्टेज में होता है तो बहुत टाइट होता है, हार्ड होता है। जैसे जैसे राइपनिंग होती है तो सॉफ्ट होता जाता है, जूसी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, प्लस टेस्ट भी उसका थोड़ा अच्छा मीठा सा हो जाता है। तो एक्चुअली जब फ्रूट्स की राइपनिंग हो रही होती है ना, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे होते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बनने के साथ साथ में सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन इन द सेंस कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे होते हैं फ्रूट में। तो उन स्ट्रक्चरल चेंजेस को करवाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और उसके लिए रेस्पिरेशन की रेट बढ़ानी पड़ती है। तो जैसे ही इथाइलिन बनने लगता है फ्रूट्स में तो वो एक सिग्नल होता है कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दो, चीज़ों का ब्रेक डाउन करो, जिससे कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हों, जैसे हार्ड से फ्रूट सॉफ्ट हो जाए, जूसी हो जाए, मीठा हो जाए, इस तरह के चेंजेस को कहते हैं, या इस तरह के चेंजेस के लिए जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ानी होती है उसको कहते हैं क्लाइमैक्टेरिक रेस्पिरेशन। तो क्लाइमैक्टेरिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही इथाइलिन फ्रूट्स में क्या करवाता है, राइपनिंग करवाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो डू रिमेंबर, इथाइलिन का फंक्शन है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कैसे करवाता है, बाय क्लाइमैक्टेरिक रेस्पिरेशन, यानी एनहांस रेट ऑफ रेस्पिरेशन, सिंपल। ठीक है, ये एक लाइन और लिखी हुई है इसी के लिए, ये जो हमने ऊपर फंक्शन पढ़ा, सेनेसेंस एंड एब्सिजन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। एब्सिजन का मतलब सबको पता है, सिजर यानी काटना। तो ये जब जैसे ही लीव्स मैच्योर हो जाती हैं, फ्लावर्स मैच्योर हो जाते हैं, आप इस फंक्शन को साथ में लिख लेना। एजिंग का मतलब सेनेसेंस तो होता ही है, तो एब्सिजन एंड एजिंग, एब्सिजन एंड एजिंग। ठीक है क्या, एब्सिजन एंड एजिंग, क्लियर। तो तीन फंक्शंस हो गए, एब्सिजन एंड एजिंग हो गया, ट्रिपल रिस्पॉन्स हो गया, देन थर्ड फ्रूट राइपनिंग हो गया। ये तीनों फंक्शंस तो याद रखने ही रखने हैं हमको। अब इसके अलावा और क्या फंक्शंस हैं भाई इथाइलिन के। अब हमने कहा ना कि इथाइलिन कैन फिट इनटू ईदर ऑफ द ग्रुप,
प्रमोटर भी है ये कई बार। तो इसका प्रमोटरी फंक्शन देखो यहाँ पर क्या बताया है, इथाइलिन, इस पर भी बहुत क्वेश्चन आता है, इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी, यानी ये भी जिब्रेलिन की तरह सोते हुए सीड को जगाता है। जो मेन हार्मोन है जर्मिनेशन के लिए वो तो जिब्रेलिन है, बट ये भी उसमें एक आप कह सकते हो सिनर्जिस्टिक रोल प्ले करता है। सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है जब दो हार्मोन्स मिलकर एक जैसा फंक्शन करें, तो ये भी क्या करता है, सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में मदद करता है। ओके, तो मैं कैसे याद कराती हूँ बच्चों को कि जैसे हमने कहा ना कि सीड को सुलाता कौन है, ए बी ए, सीड को जगाता कौन है, गुड मॉर्निंग यानी जिब्रेलिन, तो गुड मॉर्निंग की जगह गुड इवनिंग याद रख लो या तो जी फॉर जिब्रेलिन और ई फॉर इथाइलिन। ठीक है, तो इथाइलिन भी सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, प्लस कुछ बर्ड्स भी तो होती हैं जो डॉर्मेंट पड़ी रहती हैं, जैसे आपने देखा है पोटैटो में छोटी छोटी आई होती हैं, उनको हम बर्ड्स ही तो बोलते हैं। तो जब आप पोटैटो को, आपने देखा होगा कई बार अगर हम पोटैटो को बारिश के मौसम में या फेवरेबल सीजन में मिट्टी में लगा दें तो उन बर्ड्स से नया पौधा निकल कर आ जाता है, क्योंकि उन बर्ड्स में टोटीपोटेंसी है, वो पोटैटो का पूरा प्लांट बना सकती हैं। तो नॉर्मली वो बर्ड डॉर्मेंट थी, बट उनको स्टिमुलेट करके उनको जर्मिनेट करवाना भी किसका काम है, इथाइलिन का। तो इथाइलिन क्या करेगा, सीड डॉर्मेंसी एज वेल एज बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा। इसका एग्जाम्पल बताया है इन्होंने कि जैसे मान लो पीनट सीड्स, मूंगफली के बीज में जर्मिनेशन कराना है, उसमें ये हेल्प करेगा। एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर की स्प्राउटिंग से नया प्लांट बनना भी इथाइलिन का एक फंक्शन है। ये इसी को समझाया है इन्होंने। ठीक है, देन नेक्स्ट फंक्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये भी आप बड़ा यूनिक सा फंक्शन है, देखो इसको समझना, इंटरनोड या पिटियोल इलोंगेशन। बट इसको तुम क्या करते हो, कई बार नीट में जिब्रेलिन के साथ मिक्स कर देते हो, क्योंकि हर जगह इलोंगेशन किसका फंक्शन पढ़ा है हमने, जिब्रेलिन का। और यहाँ पर देखो वापस इंटरनोड इलोंगेशन आ गया। जिब्रेलिन में भी हमने बोल्टिंग में पढ़ा था इंटरनोड इलोंगेशन, बट ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। वहाँ पर मैंने तुमको बताया था जिब्रेलिन में कि इंटरनोड इलोंगेशन क्यों हो रहा है, प्रायर टू फ्लावरिंग, रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स में। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इथाइलिन का राइस के प्लांट्स पर ये इफेक्ट दिखाया गया है। आपको पता है राइस के प्लांट्स डीप वाटर में ग्रो करते हैं, जिनको आप पैडी फील्ड्स बोलते हो, है ना। अब आप सोचो कि राइस के जो खेत है उनमें बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है, समझना, ठीक है, बहुत सारा पानी भर देते हैं क्योंकि राइस को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब मान लो यहाँ पर कहीं पर मिट्टी है, ठीक है, इतना तुमने ऊपर तक पानी भरा हुआ है, अब यहाँ पर सीड्स पड़े हैं राइस के, अब उससे पौधा निकला, ठीक है, पौधा जर्मिनेट किया, तो ये नीचे की तरफ तो रूट सिस्टम बन गया, और ये अब धीरे धीरे शूट इसका प्लूम्यूल से निकल रहा है, ठीक है। अब ये शूट निकला, अब अगर मान लो ये जो इसका स्टेम है, शूट है, ये कंडेंस रहा, लंबा नहीं हो रहा, और इसी से इसकी पत्तियां बनने लग जाएं, तो पत्तियां तो अंदर पानी में डूबी रह जाएंगी, गल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, सनलाइट ही नहीं मिल रही, फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगी। तो इस समय इथाइलिन क्या करता है, एक तो राइस के प्लांट्स में इंटरनोड्स का इलोंगेशन करवाता है, लिखा है इंटरनोड इलोंगेशन, जिससे शूट कैन इमर्ज फ्रॉम द वाटर, प्लस जो लीव्स हैं उनमें भी क्या करता है, उनके पिटियोल को लंबा करता है। पिटियोल को लंबा करने से क्या होगा, लीव्स जो हैं वो पानी से ऊपर रहेंगी, सनलाइट मिलेगी और फोटोसिंथेसिस कर सकेंगी। तो इंटरनोड या पिटियोल इलोंगेशन करवाना किसमें, डीप वाटर राइस प्लांट्स में, किसका काम है, इथाइलिन का। क्यों करा, इट हेल्प लीव्स और अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर टू गेट सनलाइट एंड डू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, समझ में आ गया, कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तो गड़बड़ नहीं होगी, जिससे इनको लाइट मिल सके। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन पे आए। नेक्स्ट क्या फंक्शन है, इथाइलिन के काफ़ी सारे फंक्शंस दिए हैं एनसीईआरटी में। नेक्स्ट फंक्शन है, एक तो हमने रूट पर उसका इफेक्ट पढ़ा था, क्या, ऑक्सिन का। ऑक्सिन क्या करता है, इट हेल्प इन इनिशिएट द रूटिंग, पढ़ा था, याद है, फर्स्ट फंक्शन ही लिखा था, इनिशिएट रूटिंग। मैंने कहा था टिश्यू कल्चर पूरा प्रोसेस समझाया था आपको कि टिश्यू कल्चर के प्रोसेस में किस तरह से रूटिंग होगी जब हम ऑक्सिन ऐड करेंगे तो, ठीक है। तो रूट्स पर एक इफेक्ट इथाइलिन का भी होता है बच्चों, ये प्रमोटरी इफेक्ट है इसका। क्या इफेक्ट होता है, ये क्या करता है, ये रूट्स को इनिशिएट तो ऑक्सिन ने करवा दिया, या मान लो रेडिकल से रूट निकली है, तो अब उन रूट्स की ग्रोथ करवा के उनको मैच्योर करवाना, रूट हेयर बनवाना, जिससे कि रूट अपना काम कर सके, वो इथाइलिन का काम है। क्लियर। तो इट प्रमोट, ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है रूट ग्रोथ को एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, दस हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्टिव सरफेस। तो ध्यान रखना, रूटिंग ऑक्सिन करवाता है लेकिन रूट हेयर का फॉर्मेशन इथाइलिन करवाता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, क्लियर। 6 फंक्शंस तो ये हो गए भाई। नेक्स्ट क्या लिखा है,
ये मैंने आपको ऑक्सिन पढ़ाते वक्त बताया था। ऑक्सिन भी तो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करवा रहा था, इथाइलिन भी उसकी मदद कर रहा है। इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड एक और काम करता है ये क्या, आपने देखा है ना पाइनएप्पल का फ्रूट कितना सजा धजा होता है, एकदम ऐसा लगता है नेचर ने उसको बड़े तरीके से सजाया है, बनाया, ऊपर ताज भी पहनाया है। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है इस फ्रूट सेट का, वो भी इथाइलिन की वजह से ही होता है। तो पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करवाना और फ्रूट को सजाना, फ्रूट सेट को सिंक्रोनाइज करना, किसका काम है, इथाइलिन का। ठीक है, ये 7th एक्शन इसका आपको पाइनएप्पल में याद रखना है। और ये सेम फ्लावरिंग एक और प्लांट में इंड्यूस करता है, मैंगो में। तो 7th फंक्शन आप याद रखेंगे, फ्लावरिंग को भी प्रमोट करता है बट कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में, जैसे कि मैंगो एंड पाइनएप्पल। ठीक है, क्लियर। सिंस इथाइलिन रेगुलेट्स सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। एनसीईआरटी के ना ऐसे स्टेटमेंट आजकल नीट में बहुत आते हैं। एज इट इज़ ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिख देंगे, बस यहाँ पर चेंज कर देंगे, थाइलिन की जगह ऑक्सिन लिख देंगे या कोई जिब्रालिन लिख देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, उस समय ना बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है कि यार सभी के थे इफेक्ट्स तो कौन सा चूज़ करें। तो जिस बच्चे ने अच्छे से एनसीईआरटी से रीडिंग की है, एनसीईआरटी से रिवीजन किया है, फोटोग्राफिक मेमोरी है उसके दिमाग में, तुरंत याद आ जाता है कि यार ये स्टेटमेंट तो थाइलिन के लिए लिखा हुआ था। इसलिए बोलते हैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इथाइलिन के 7 फंक्शंस कौन से पढ़े हमने, एक बार ज़रा देखें। सबसे पहला फंक्शन हमने कहा कि ये सेनेसेंट एंड एब्सिजन करवाता है, दूसरा फ्रूट राइपनिंग करवाता है, तीसरा ट्रिपल रिस्पॉन्स करता है। ऐसा करो, इसकी सीक्वेंस भी आप ऐसे रखो, इससे आपको याद रहेगा। पहले तो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए, एब्सिजन एंड एजिंग, ये रहा एब्सिजन एंड सेनेसेंस, ठीक है, और फ्रूट राइपनिंग, ये तो इसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर 3rd नंबर पे 3 फॉर ट्रिपल, तो ट्रिपल रिस्पॉन्स हो गया। देन नेक्स्ट 3 फंक्शंस इसके प्रमोटरी हैं, कौन कौन से, एक तो ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है, दूसरा राइस में पिटियोल या इंटरनोड का एलोंगेशन करवा रहा है, और रूट में रूट हेयर का फॉर्मेशन करवा रहा है। तो 3 फंक्शंस ऐसे याद हो गए। और लास्ट में एक फंक्शन फ्लावरिंग से रिलेटेड है, पाइनएप्पल एंड मैंगो में फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन इसके कुछ और फंक्शंस भी दिए हैं कुछ और फॉर्म में। देखो यहाँ क्या लिखा है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथाइलिन। मैंने कहा ना इथाइलिन तो गैस है, तो गैसियस फॉर्म में तो इसको फार्मर्स को सप्लाई कर नहीं सकते, तो इसको सप्लाई किया जाता है एथीफॉन की फॉर्म में। व्हाट इज एथीफॉन? एथीफॉन इज एन एक्वस सोल्यूशन, जिसको कि फार्मर को सिर्फ मिट्टी में डालना होता है। इट इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट, ये प्लांट पे चला जाता है एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में, एंड देन रिलीज इथाइलिन स्लोली, और फिर प्लांट के अंदर धीरे धीरे इथाइलिन गैस को रिलीज करता रहता है, जिसकी वजह से उसके इफेक्ट आते हैं। ठीक है, एथीफॉन, अब जहाँ पे एथीफॉन की कुछ एप्लीकेशंस बताई हैं कि भाई एथीफॉन को कॉमनली कहाँ यूज़ किया जाता है, तो देखो हैसन द फ्रूट राइपनिंग, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके। टमाटोज में, जिन भी एप्पल्स में, जिन भी प्लांट फ्रूट्स की ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पर बहुत कॉमनली एथीफॉन को यूज़ किया जाता है। एंड एक्सेलरेट एब्सिजन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट, एब्सिजन भी हम पढ़ चुके हैं, एब्सिजन करवाता है ना ये। अब फार्मर को क्या ज़रूरत है एब्सिजन करवाने की, तो देखो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फंक्शन लिखा है इसका, जिसको तुम अलग से हाईलाइट करना, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चों जिनमें जब तक फ्रूट लगा रहता है ना तब तक वो उसका ग्रोइंग पीरियड ही है, अभी वो और फ्रूट्स बना सकता था, बट उसके फ्रूट्स बहुत देर से गिरते हैं, और जब तक वो पुराने फ्रूट्स नहीं गिरेंगे नयों के लिए जगह नहीं होगी। तो स्पेशली जैसे कॉटन में आपने देखा होगा मोटे मोटे कैप्सूल्स में होता है कॉटन का, आपको पता है कॉटन जो रुई जो हम यूज़ करते हैं उसका फ्रूट होता है, प्लांट प्रोडक्ट ही तो है कॉटन, तो उसमें एक ऐसे कैप्सूलर फ्रूट होता है, उसके अंदर कॉटन बॉल्स होती हैं। ठीक है, चेरी में भी बंच के बंच पूरे प्लांट पर लग जाते हैं तो ट्री पर, तो फिर जब तक वो झड़ेंगे नहीं तब तक नई चेरी नहीं लगती है। ऐसे ही वॉलनट में होता है, अखरोट में, तो और भी कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर जब फ्रूट बनाता है तो फ्रूट्स जब तक लदे रहते हैं उस प्लांट पर तब तक नए फ्रूट्स के लिए स्पेस नहीं होता, तो उन जगहों पर एथीफॉन को यूज़ करते हैं, क्योंकि वी नो इथाइलिन का काम क्या है, एब्सिजन करवाना। तो जैसे ही इथाइलिन जाएगा तेज़ी से एब्सिजन होगा, वो जो कॉटन, चेरी, वॉलनट है जो पक गए हैं, नहीं भी पके हैं तो इथाइलिन थोड़ा और पका देगा और उनको फटाफट से एब्सिजन करवा देगा, तो उसकी वजह से नए प्रोडक्ट्स के लिए, नए फ्लावर्स के लिए, नए फ्रूट्स के लिए जगह क्रिएट हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड थिनिंग। क्या कहते हैं इसको? थिनिंग। ठीक है, थिनिंग का मतलब यहाँ लिख लो, थिनिंग से मतलब है टू क्रिएट स्पेस या रूम फॉर न्यू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स।
ठीक है, न्यू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो थिनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो एब्सिजन करवाता है यानी इथाइलिन। अब आपको वही अगेन कंफ्यूजन हो सकता है कि यार ABA भी तो हो सकता है आंसर, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ABA जहाँ पर इथाइलिन को यूज़ कर सकते हैं ना बच्चों, वहाँ पहले इथाइलिन को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ABA तो कंप्लीटली इनहिबिटर है, उसके सेनेसेंस में बहुत तेज़ी से इफेक्ट होते हैं, जबकि फ्रूट पे पर्टिकुलर जो इफेक्ट है वो इथाइलिन का, ये पकाएगा भी और फ्रूट को गिराएगा भी। क्या पता ABA कच्चे फ्रूट्स का ही एब्सिजन करवा दे, इसलिए इथाइलिन इज़ अ बेटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये कोई नए फंक्शंस नहीं है दोनों, ये वही पुराने फंक्शंस की एप्लीकेशन है कि फ्रूट राइपनिंग करवा रहा है और थिनिंग करवा रहा है। थिनिंग कैसे करवा रहा है? एब्सिजन करवा के। देन यहाँ पर हमने ये भी तो पढ़ा कि ये फ्लावरिंग करवाता है, तो ये एक और प्लांट में फ्लावरिंग करवाता है। देखो कुकुम्बर्स में, कुकुम्बर्स में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फ्लावरिंग करवाता है, और कुकुम्बर्स में तो इसका और अच्छा इफेक्ट है। आपको पता है क्या? कुकुम्बर जो है वो मोनोशियस प्लांट है। मैंने बताया था आपको एक बार एग्जाम्पल्स में, मोनोशियस प्लांट का मतलब जिसमें एक ही प्लांट पर मेल फीमेल फ्लावर्स हो, और इसमें मेल फ्लावर्स अलग हैं, फीमेल फ्लावर्स अलग हैं। मोनोशियस में ऐसा भी हो सकता था, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो सकते थे, बट कुकुम्बर में ट्रिपल C, कुकुम्बर, कैस्टर, और एक और पढ़ा था हमने, कुकुम्बर, कैस्टर और कोकोनट, है ना, इनमें क्या होता है, और एक मेज भी पढ़ा था। तो इनमें क्या होता है, इनमें मोनोशियस प्लांट होते हुए भी फ्लावर्स कैसे होते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही प्लांट पर हैं। तो अगर कहीं पर कुकुम्बर्स की खेती हो रही है तो फार्मर तो यही चाहेगा ना फीमेल फ्लावर ज़्यादा हों, क्योंकि आपको जो खीरा ककड़ी जो मिल रहा है वो तो फीमेल फ्लावर से बना है, ओवरी से बना है। मेल फ्लावर क्यों चाहिए? बस पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए। एक मेल फ्लावर हज़ारों पॉलन ग्रेन्स बनाता है। तो इथाइलिन का स्प्रे अगर कर देंगे तो इथाइलिन क्या करेगा? पर्टिकुलरली फीमेल फ्लावर्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, फीमेल फ्लावर्स को। ठीक है, इसलिए यील्ड भी बढ़ जाएगा। तो ये एथीफॉन की तीनों एप्लीकेशंस हैं। इस वाले फंक्शन को आप इसी में ऐड कर लो, जो 7th फंक्शन है, इट इनिशिएट फ्लावरिंग किस किस में? पाइनएप्पल्स में, पाइनएप्पल के अलावा मैंगो में, और मैंगो के अलावा कुकुम्बर्स में। बट कुकुम्बर्स में स्पेशली फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करता है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये हुए इथाइलिन के फंक्शन। समझ में आ गए कौन कौन से फंक्शंस हुए? चलिए अब आते हैं हम ABA पर। As mentioned earlier, ABA was discovered for its role in regulating abscission and dormancy. इसमें कोई ज़्यादा फंक्शंस नहीं है, वही एब्सिजन को ही अलग अलग तरह से समझाया है। इसका मेन फंक्शन दो हैं, एक तो एब्सिजन तो है ही, नाम में ही पता चल रहा है। डॉर्मेंसी कैसे याद रखोगे? ध्यान है, इसका एक नाम डॉर्मिन भी है। जब इसकी रिसर्च हुई थी, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेज हुई थी, एक ने नाम रखा इनहिबिटर बी, एक ने रखा एब्सिजन सेकेंड, एक ने नाम रखा डॉर्मिन। तो ये डॉर्मिन से याद रखो। प्लस इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ये भी लिख लेना इसका नाम, अभी बताती हूँ क्यों। बट लाइक अदर PGR इट ऑल्सो हैज़ अदर वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। कैसे? अब ये जितने भी वाइड रेंजिंग इफेक्ट है ना, है सारे एब्सिजन और डॉर्मेंसी से ही रिलेटेड। देखो, इट एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर वी नो, एंड इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को अल्टीमेटली ये इनहिबिट करता है। कहीं पर भी एब्सिजन करवाना है, सीड को सुलाना है, कभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, प्लांट को चाहता है मेटाबॉलिक उसका इनहिबिट कर दो, तो ABA बनने लग जाएगा तुरंत। ठीक है, तो प्लांट मेटाबॉलिज्म का इनहिबिटर है ये। दूसरा, सीड जर्मिनेशन को भी तो इनहिबिट करके रख रहा है ना। डॉर्मेंसी का मतलब क्या है? एम्ब्रियो को सुलाना, यानी जर्मिनेशन को रोकना कि भाई अब रुक जाओ। बट ये अच्छी बात है ना, अगर सीड अनफेवरेबल सीजन में ही जर्मिनेट कर जाता तो फेल हो जाता, वो ग्रो ही नहीं कर पाता, सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो इसलिए उसने क्या किया, मतलब जैसा होता है ना कि आप लोग, अगर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाना तो चाहते हो, लेकिन आप उस अकॉर्डिंग मेहनत ही नहीं कर रहे हो, अनफेवरेबल कंडीशंस है, पहले उनको अपने लिए फेवरेबल बनाओ, पहले देखो कि कैसे उन सिचुएशंस में हमको डील करना है, फिर आप उस पर मेहनत करो तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो वैसे ही ABA क्या करता है, सीड को सीड में रिलीज होने लग जाता है कि अभी अनफेवरेबल सीजन है, अभी तुमको जर्मिनेट नहीं करना है। ठीक है, तो इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। और सीड जर्मिनेशन करवाता कौन है? G फॉर जिब्रेलिन, प्लस उसमें कौन हेल्प करता है? गुड इवनिंग यानी E फॉर इथाइलिन। ठीक है, नाउ थर्ड फंक्शन, अभी इसको स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं? ABA क्या करता है बच्चों, ये भी बहुत बार आया है नीट में, स्टोमेटा क्लोजर करवा देता है। कब? जब भी कभी प्लांट को वाटर स्ट्रेस हो, एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस। कोई भी वाटर स्ट्रेस या किसी भी तरह के स्ट्रेस में ये कुछ ऐसा करता है जिससे प्लांट उस स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, ध्यान रखना। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गया वाटर स्ट्रेस में स्टोमेटा को क्लोज करवाना। क्लियर? देन ABA प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल
ABA play an important role in seed development, seed maturation and seed dormancy. अब अगर मान लो ये एज इट इज स्टेटमेंट आ जाए नीट में लिखा हुआ तो हमें लगेगा ये तो गलत होना चाहिए, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है तो सीड की डॉर्मेंसी करवाता है। जनरली हम डेवलपमेंट को सोचते हैं जर्मिनेशन से होगा, बट मैंने आपको कहा ना डेवलपमेंट में हर वो चीज़ आती है जो किसी में भी हो रही है। तो अगर सीड में जब सीड बना, मेच्योर हुआ, फिर वो डॉर्मेंसी में गया, तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड ही तो हैं। तो ABA सिर्फ डॉर्मेंसी नहीं करवा रहा बच्चों, ABA सीड को मेच्योर करवा रहा है, उसको अल्टीमेटली डेवलप करवा रहा है। फिर जब जर्मिनेशन की बारी आएगी तब जिब्रालिन बनेगा। ठीक है, तो ये सीड, ये एक तरह से सीड से ही रिलेटेड फंक्शन है। इसी को आप थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो कि इनहिबिट सीड जर्मिनेशन प्लस, या अलग से लिख लो, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन को रोक के रखता है, बट सीड का डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी कॉज करता है। ठीक है, बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, तो क्या हम ABA और GA को एक दूसरे का एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड यूज़ किया था सिनर्जिस्टिक, जब दो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये है एंटागोनिस्टिक, जब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। बिल्कुल, एक सुलाता है एक जगाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। ABA हेल्प सीड टू विदस्टैंड, ABA एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू GA। ठीक है, ये क्या लाइन लिखी है ये भी पढ़ लेते हैं हम। बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, ये इसी का एक्सप्लेनेशन है। डॉर्मेंसी से क्या फायदा मिला? ABA हेल्प सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन, डेसिकेशन मतलब सूखा पड़ना, पानी की कमी, एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। जो मैंने आपको समझाया कि क्यों जर्मिनेशन को इनहिबिट करके रखता है, उससे कोई लॉस नहीं है, उससे प्लांट को फायदा ही है कि जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस हो, डेसिकेशन हो, कोई भी इम्प्रॉपर फैक्टर हो, टेम्परेचर अप्रोप्रिएट नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, एनीथिंग, तो ये सीड को हेल्प करता है उन कंडीशंस को विदस्टैंड करने में। कैसे? बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी। ठीक है, इन मोस्ट सिचुएशंस ABA एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट टू GA। ठीक है, ये हो गए आपके ABA के फंक्शंस। लास्ट में इस पूरे को समराइज किया है टॉपिक को। देखो, वी मे समराइज दैट फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट, वन और द अदर PGR हैज सम रोल टू प्ले। सच रोल्स कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ रोल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ रोल्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। दीज कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक, कुछ रोल्स बिल्कुल इंडिविजुअल है, जैसे ट्रिपल रिस्पॉन्स है वो थायलिन का अकेले का फंक्शन है। जैसे हमने पढ़ा राइस में पिटियोल एलोंगेशन है, वो थायलिन का अकेले का फंक्शन है। बट कुछ सिनर्जिस्टिक रोल्स भी पढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री और सिनर्जिस्टिक एक ही बात है कि जो काम एक कर रहा है वो काम दूसरा भी करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? सिमिलरली देयर आर अ नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट वेयर मोर देन वन PGR इंटरैक्ट टू अफेक्ट दैट इवेंट, जैसे कि डॉर्मेंसी इन सीड बड, एब्सिजन, सेनेसेंस, अपाइकल डोमिनेंस एक्सेट्रा। किसी में अकेला फंक्शन था, किसी में मिलजुल कर फंक्शन था। ठीक है, रिमेंबर द रोल ऑफ PGR इज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल। सही बात है, PGR किस में आएंगे? एक्सट्रिंसिक फैक्टर में या इंट्रिंसिक फैक्टर में? इंट्रिंसिक में ही आएंगे। अलॉन्ग विथ जीनोमिक कंट्रोल, ये दोनों तो इंट्रिंसिक फैक्टर शुरू में पढ़ा था कंडीशंस फॉर ग्रोथ में। एंड along with genomic factor and extrinsic factor they play an important role in plant growth and development. जनरल से स्टेटमेंट्स हैं। many of the extrinsic factors such as temperature, light, temperature and light, अच्छा दो ही बताए हैं, temperature and light control plant growth and development via PGR। ये क्या कह रहा है? देखो, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि वैसे तो PGR एक इंट्रिंसिक फैक्टर है, प्लांट के जीन्स पर डिपेंड करता है कि कौन सा PGR कितना बनेगा, कैसे फंक्शन करेगा, बट कुछ केसेस में एक्सटर्नल फैक्टर्स भी PGR के थ्रू प्लांट पे इफेक्ट डालते हैं। जैसे मान लो टेम्परेचर है, सनलाइट है, तो उनकी वजह से कुछ ऐसे, ये वाले 5 PGR नहीं, इनके अलावा भी कुछ छोटे छोटे प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जिनमें से कुछ तो अभी हाइपोथेटिकल है, कुछ पर और रिसर्च चल रही है। जब प्रूफ हो जाएगा तो हो सकता है उन्हें NCERT में इंक्लूड कर लें। जैसे आपको ध्यान है पुरानी NCERT में, अब नई NCERT में से तो ये टॉपिक हट गया, ये वाला वर्नलाइजेशन हट गया, फोटो पीरियडिज्म लिखा है क्या इन्होंने? फोटो पीरियडिज्म हट गया, फ्लावरिंग पे इफेक्ट को कहते हैं फोटो पीरियडिज्म। तो उनमें थोड़ा सा बताया गया था कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे फोटो पीरियडिज्म के पैराग्राफ में लास्ट में एक लाइन आती है कि जब सनलाइट एक प्रॉपर टाइम के लिए प्लांट पे गिरती है तो उसकी वजह से प्लांट में एक हार्मोनल सब्सटेंस बनता है। उसका नाम नहीं दे रखा, बट कुछ बुक्स में उसका नाम लिखा रहता है फ्लोरिजन हार्मोन। ठीक है, वो हार्मोन पहले लीव्स में बनता है, लीव्स से शूट में जाता है, शूट में बड बनवाता है और उससे फ्लावरिंग होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कई बार एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी प्लांट पर इफेक्ट डालते हैं वाया PGR।
ठीक है। तो वो कैसे इफेक्ट डालते हैं उन्हीं को समझाने के लिए वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म वगैरह टॉपिक थे, बट अब क्योंकि ये हट चुके हैं, लेकिन ये पैराग्राफ लास्ट वाला नहीं हटाया। देखो एनसीईआरटी ने ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे देखो ये तक लिख के छोड़ा है कि वी शैल डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। यहाँ पर चैप्टर खत्म किया, बट एक्चुअली में ये वाला पार्ट इज डिलीटेड फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी। आपको पढ़ना भी नहीं है, एनएमसी ने क्लियर कर दिया है कि नए सिलेबस में फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड सीड डॉर्मेंसी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, तो पूरे चैप्टर में हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा एंड पीजीआर के बारे में पढ़ा, प्लस डेवलपमेंट में एक प्लास्टिसिटी टॉपिक और पढ़ा था बच्चों, उसे भी रिवाइज कर लेना, उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। समरी में देख लेते हैं। ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिकुअस इवेंट। यस वी नो, कॉन्स्पिकुअस यानी क्लियरली विजिबल है, परमानेंट है, इरिवर्सिबल है। It is an irreversible increase expressed in various parameters: size, area, length, height, volume, cell number, etc. It conspicuously involve increase protoplasmic material. अगर सेल ग्रोथ करती है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म लगातार बढ़ेगा। In plants, meristems are the sites of growth. Yes, we know. Root and shoot apical meristem, sometime along with intercalary meristem. देखो मेन थ्योरी में सिर्फ इन्हीं दोनों का नाम था, यहाँ पर लिख दिया इन्होंने, है ना। Contribute to the elongation growth of plant axis. Growth is indeterminate in higher plant. ये जरूर याद रखना। We know higher plants में growth infinite होती है, हमेशा मेरिस्टम रहता है। Following cell division in root and shoot apical meristem, the growth can be arithmetic और geometrical. इन दोनों के भी ग्राफ्स अच्छे से पढ़े, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एरिथमेटिक का ग्राफ कैसा था? लीनियर। ज्योमेट्रिक का कैसा था? सिग्मॉइड। लेग फेज, लॉग फेज एंड स्टेशनरी फेज, ठीक है। Growth may not be and generally is not sustained at a high rate throughout the life of cell, tissue, organ or organism. ऐसा नहीं है कि वो ग्रो करते ही रहेंगे। One can define three principal phases of growth: leg phase, log phase and stationary या senescent phase, जिसमें हमने कहा था ना कि भाई ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में आएगा, वहाँ पे स्टेशनरी दिखाया था। अगर हम नॉर्मली देखें तो फिर कभी ना कभी वो ऑर्गन खत्म भी होगा। When a cell loses the capacity to divide, हम उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन, जिसकी वजह से प्लांट में अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स फॉर डिफरेंशिएशन आर सिमिलर। अ डिफरेंशिएटेड सेल मे डी डिफरेंशिएट। डी डिफरेंशिएट का मतलब क्या था? परमानेंट का फिर से मेरिस्टम में बदलना, जैसे सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त कैम्बियम बनता है, ठीक है। एंड फिर से वो जो नया टिश्यू बनाता है वो है रीडिफरेंशिएशन। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये सब क्या है? रीडिफरेंशिएशन। अगर आप भी इस तरह से रिव्यू कर पा रहे हो ना अपने दिमाग में जो हमने पढ़ा है, तो ही इसका मतलब आपने सही से कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैम समरी में क्या बोल रही हैं, ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब जो सेशंस आपने अभी देखे हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं बच्चों। आप इस तरह से पढ़ा करो चीज़ों को कि जब पढ़ते हो तो आपके दिमाग को समझ आया कि नहीं आया। सिर्फ लेक्चर देख लेने से कुछ नहीं होगा, आपको सेशन देखने के साथ साथ उसको अपने दिमाग को समझाना है। नहीं समझ में आ रहा है तो सेशन को पॉज करके या लास्ट में एक बार खुद से पढ़ो उस चीज़ को, खुद को पढ़ाओ, है ना। खुद को पढ़ाया करो। कोई भी सामने अपने पिलो रख लिया, कोई भी आप समझ लो, आपके छोटे भाई बहन तो नहीं बैठेंगे आप सब वो क्यों हुई अभी से पढ़ने लगे, तो जस्ट इमेजिन कर लिया करो कि हमारे सामने कोई बैठा है और उसको वो टॉपिक पढ़ा के देखा करो। हमेशा पढ़ाने से चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं, ठीक है। तो अगर मैं रिव्यू में जो जो चीज़ें बोल रही हूँ अगर समझ आ रही हैं तो ही आपको अभी ये चैप्टर क्लियर है, तो ही आप MCQs कर पाओगे। वरना आपको मैम हमने तो सारे सेशन देखे थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी, फिर भी हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इसका मतलब अभी कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा नहीं है, ठीक है। तो डू रिमेंबर दिस। सिंस डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स इज ओपन, हमने पढ़ा प्लांट्स में ग्रोथ भी ओपन होती है, डिफरेंशिएशन भी ओपन होता है। द डेवलपमेंट कुड ऑल्सो बी फ्लेक्सिबल। क्यों कहा था हमने? द डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन and plant also exhibit plasticity, that is heterophily in the development. Plant growth and development are under the control of intrinsic and extrinsic factor. Intrinsic factor में intercellular यानी सेल के बाहर जो थे वो थे PGR, और इंट्रासेल्यूलर यानी सेल के अंदर जो थे वो थे जीनोमिक फैक्टर्स, ओके। डाइवर्स ग्रुप ऑफ PGR में कौन कौन से थे? 5 ग्रुप्स हमने पढ़े: ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, ABA एंड इथाइलिन। दे आर सिंथेसाइज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हमारी तरह कोई ग्लैंड्स नहीं है प्लांट्स के पास। दे कंट्रोल डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंटल इवेंट। एनी PGR हैज डाइवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट। डाइवर्स PGR ऑल्सो मैनिफेस्ट सिमिलर इफेक्ट। ये लाइन देख रहे हो आप, एज इट इज आ जाएगी नीट में कि कोई भी PGR के, एक ही PGR के खूब सारे इफेक्ट हो सकते हैं
और अलग अलग इफेक्ट जो है अलग अलग पीजीआर जो है वो सेम इफेक्ट भी डाल सकता है। जैसे हमने पढ़ा कि जर्मिनेशन जिब्रालिन भी करवाता है और इथाइलिन भी करवाता है, एब्सिजन एंड सेनेसेंस इथाइलिन भी करवाता है, ए भी करवाता है। तो दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए ना। एक ही पीजीआर के बहुत सारे एक्शन भी हो सकते हैं और अलग अलग पीजीआर मिलकर एक एक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, पीजीआर में एक्ट सिनर्जिस्टिकली और एंटागोनिस्टिकली, वही कॉम्प्लीमेंट्री को सिनर्जिस्टिक भी कह सकते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय लाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन स्टेटस, ग्रेविटी एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट ग्रोथ। और यहाँ पे खत्म हो गई है बच्चों हमारी प्लांट फिजियोलॉजी। जो पहले तो 5 चैप्टर्स पढ़ने होते थे, बट अब आपको 3 ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। तीनों हमने बहुत ही आराम से एक एक वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन समझ के पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ। तो मुझे नहीं लगता अब आपकी प्लांट फिजियो वीक होगी। अब आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सके बीच बीच में करनी है। एंड नाउ वी विल स्टार्ट जो आपका मोस्ट अवेटेड टॉपिक रहता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, है ना। तो अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो वेट फॉर दैट सेशन। और ये वाला पार्ट यहीं पर कंप्लीट कर लेना अपना, क्योंकि फिर आप जूलॉजी वाले पार्ट में चले जाओगे तो ऐसा नहीं है कि बॉटनी से टाटा बाय बाय कर लो। जो भी 11th NCERT में मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो भी बॉटनी वाले चैप्टर्स हैं वो आपको बीच बीच में रिवाइज करने हैं, तभी आप इनको रिटेन कर पाओगे, वरना भूल जाओगे। ठीक है, गुड बाय।